इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासत के हंगाम बड़ी अहम खबरें हैं, जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात की बातचीत की बात कर रही है, कमेटी भी तजवीज़ की गई है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये डिनाई भी किया जा रहा है कि कोई बातचीत, कोई डील, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वाइट पेपर भी जारी कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतखाबी धांधली के खिलाफ, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ पिटिशंस जो हैं वो अब समाअत के लिए फिक्स भी हो चुकी हैं। मखसूस नशिस्तों की पिटिशन भी समाअत के लिए फिक्स हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका बहुत देर से इंतजार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो खुद हुकूमत है उनके अंदर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कुछ मामलात में, और उसके ऊपर भी कभी कोई स्टेटमेंट आता रहता है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब गवर्नर्स की तैनातियों का फैसला हो गया है, गवर्नर्स तब्दील होने जा रहे हैं, तो क्या ये तब्दीलियां क्या लेके आएंगी, इसका पेश खैमा क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में आज खास तौर पर इस पर भी बात करेंगे कि आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है, तो इस मौके पर पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की क्या सूरत हाल है। आज एक नई अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया गया है, तो इसका क्या मकसद है, और स्पेशली आज ही के दिन इसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, जिसके बाद मुख्तलिफ जो लॉज हैं वो इसके बाद लागू हो जाएंगे। ये क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे तफसीली आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद हूँ। बात का आगाज़ करेंगे जी इमरान साहब से। इमरान साहब, पीटीआई ने एक वाइट पेपर जारी किया 300 सफ़हात पर मुश्तमिल, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने 180 नशिस्तें जीती हैं आम इंतखाबात में, जिनको फॉर्म 47 के तहत बदल दिया गया, और साथ साथ उन्होंने इसमें लंदन प्लान का भी जिक्र किया है, और पूरा एक अपना जो मौक़िफ़ है, पूरा केस जो है उसको एक जगह पे कंपाइल कर दिया है। ये वाइट पेपर कोई तब्दीली ला सकेगा, आपको लगता है इसका कोई फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सीधी सी बात है कि वो जो उनका दावा है कि 180 सीटें उन्होंने जीती है, वो तो 280 का भी दावा कर सकते हैं, दावा करने में तो कोई अर्ज नहीं है। लेकिन ये कह के इस वाइट पेपर को बिल्कुल ही रद्दी की टोकरी में फेंक देना कि ये सब रबिश है, ये सियासी, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, एक मकबूल जमात है पीटीआई, अगर उन्होंने ये दावा किया है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है, और उसका एक वाइट पेपर बना के उन्होंने वो सामने ले आए 300 सफ़ात का, यकीनन उसमें उन्होंने कुछ सबूत भी दिए होंगे, यकीनन उनके पास कोई ठोस चीज़ें भी होंगी। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल आप एक तरह से ना ही रद्दी की टोकरी में फेंक दें, ना ही उसको आसमानी सिफा समझने, तहकीकात होनी चाहिए और उसमें चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पीटीआई की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो यकीनन दूर किए जाने चाहिए। लेकिन अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं मामला। देखिए, अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, तो इनको ये चाहिए कि इसको सिर्फ किताबी सूरत में छाप के लोगों में फ्री बांटना शुरू कर दें। ये सबूत जाके वहाँ ट्रिब्यूनल्स में दें, अदालतों में पेश करें और वहाँ से इंसाफ लें। यहाँ पे हम तो यही कह सकते हैं उनसे कि जनाब, जो आपके साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला ज़रूर होना चाहिए, और अगर हम जमहूरियत का राग अलापते रहेंगे और वैसे इसी तरह से धांधली ज़दा इलेक्शन होंगे, तो फिर जमहूरियत कभी भी हकीकी मायनों में आ नहीं सकेगी। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, ये एक खुशाइन बात है, ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद के 3 हलकों के ऊपर नोटिस भी जारी हो गए हैं, और ये कहा गया कि फॉर्म 45 के साथ जो है वो आप पेश हो। आप तो उनमें से अली बुखारी साहब के वकील भी हैं इस केस में, और आपके ख्याल से इस केस में कितना तगड़ा केस है ये? अब ट्रिब्यूनल्स अगर बैठ रहे हैं और ये हल्के खुल रहे हैं, तो पीटीआई को उम्मीद रखनी चाहिए कि उनकी नशिस्तें वापस हो जाएंगी, या फिर ये जो वाइट पेपर जारी हुआ है ये हम माजी की तरह देखेंगे कि कोई ख़ास इसका असर नहीं रहेगा? वाइट पेपर जो है समीना, वो तो पीटीआई की एक अपनी जो है स्टांस है उसको रीइटरेट किया और उन्हें किताबी शक्ल में दिखाया है। फॉर्म 45 जो है उनके उम्मीदवारान के पास हैं। जब इलेक्शन कमीशन में भी ये पटिशनें गई थी तो ओरिजिनल फॉर्म 45 वहाँ पे प्रेजेंट किए गए थे, और उसके मुकाबले में किसी किस्म का कोई फॉर्म 45 जो है वो दूसरी तरफ से नहीं पेश किया गया। अनफॉर्चुनेटली अब इलेक्शन कमीशन का ये है कि वो आर्टिकल 225 को भी डिफाई कर रहे हैं। उन्होंने आइन की किसी भी शिक का कोई जो है उसको इज्जत नहीं दी है, और उन्होंने अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी की हुई है। अब पंजाब में 9 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, उन्होंने उसका नोटिफिकेशन नहीं किया है। 2 का नोटिफिकेशन हुआ है, 7 का नोटिफिकेशन नहीं किया गया। इस वजह से तक जो इलेक्शन के पटिशन्स हैं, इंतखाबी ज़रदारी कहते हैं जिसको, वो अभी तक जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं।
अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो डिले है, इसको आप क्या नाम देंगे? जाहिर है मैं तो इसको एक लाकानूनियत का नाम दूंगा, गैर आइनी काम तो करूंगा, तो ये सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जहाँ तक तो इधर नोट इस्लामाबाद की आता है कि वो तो 3 पटिशन्स हैं, उसमें तो वो पहले सबसे ज़्यादा पहले स्टे भी उनके ऊपर हुआ था, तो अब वो ट्रिब्यूनल्स में गई हैं, तो उसमें तो जो अब क्योंकि पेंडिंग सब जुडिस मैटर है, तो मेरी तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा ना काम करूं, लेकिन ज़ाहिर है ट्रिब्यूनल से या अदालतों से आपको इंसाफ की तो होनी चाहिए। केसेस ज़्यादा लंबे चलेंगे क्योंकि चौधरी साहब जो एक तासुर है वो ये होता है कि ट्रिब्यूनल्स में तो बहुत टाइम गुजर जाते हैं, स्टे मिल जाते हैं और फिर कितने साल ही गुजर जाते हैं। वो ट्रायल चलता है ना जी, वो ट्रायल चलता है। ट्रायल में होता ये है कि जो वकील हैं वो फिर डिलेइंग टैक्टिक्स करते हैं, तो अगर तो ये अब तो ये देखते हैं कि ये ट्रिब्यूनल जो हैं ये कितनी जल्दी, क्योंकि कासिम सूरी का एक केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने नहीं लगाया, तो वो बार बार नोटिस कासिम सूरी को कर रहे हैं कि आपने डिले क्यों किया, हालांकि वो प्योरली सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर जो फिक्सेशन है उस ब्रांच का मसला है, लेकिन उसकी रोशनी में उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि ये जल्दी हो जाएगा। लेकिन इनके फैसले हो ताकि ये खत्म हो अल्टीमेटली कि जी किसने वाकई धांधली किस सीट पर हुई है या नहीं हुई, और अगर सीटें वाकई पीटीआई की हैं तो उन्हें वापस मिलनी चाहिए। लेकिन इस सारे मामलात के ऊपर जो पीटीआई से जुड़े हुए हैं, जो उनका मौक़िफ़ है, उनका जानना मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हमारे साथ ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जो सेक्रेटरी इत्तलात है रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए आज वक्त दिया। सर सबसे पहले मैं यहाँ से बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगी कि जो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़ा सख्त किस्म का आर्टिकल भी लिख रहे हैं बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ के लिए, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने सीधे सीधे इल्ज़ामात भी लगाए हैं। दूसरी तरफ जब बातचीत की जिक्र करती हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर बातचीत होगी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होगी। तो ये क्या मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं है कि उन्हीं पर इल्ज़ामात भी हैं और बातचीत भी उन्हीं से करने पर रजामंदी है? जी सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, दोनों जो पोजीशंस हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं, हकीकत के ऊपर मबनी हैं। दूसरी बात यह है कि जी उनसे एंगेज करना है, उसकी बड़ी क्लियर वजह है, बहुत सिंपल वजह है। ये जो आपके सामने प्राइम मिनिस्टर जो हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो के पास कुछ नहीं है, ये डमीज हैं, इनकी तनाबें कहीं और से पुल की जा रही है। और ये मुनासिब होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो सब करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सब पर लागू होता है। रूल ऑफ लॉ की बात तो सब करते हैं, रूल ऑफ लॉ भी सब पर लागू होता है। इसी तरह से और भी जो हयूदों के यूद हैं जो आपके आइन में दर्ज हैं, वो सब के ऊपर लागू होते हैं, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट। तो सबको आइन और कानून के ताबे होना पड़ेगा, उसी वक्त ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं, 1 मिनट। हम ये बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि किसी किस्म की डील करके हमारा हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं है। हमारी डील सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ है, और जब भी हम हुकूमत में आएंगे हम उनके दिए हुए मैंडेट की बेसिस के ऊपर आएंगे, जो 8 फरवरी को हमें मिला था, लेकिन रात के अंधेरे में हमसे चुराया गया था। अच्छा रऊफ़ हसन साहब, ये फरमाइएगा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील तो नहीं कर रहे, लेकिन आप उतावले भी हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। इस्टेब्लिशमेंट तो क्लियर कट कहती है कि बानी चेयरमैन जो हैं उनसे कोई बात नहीं होगी, लेकिन आप बार बार ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं, तो ये डबल पॉलिसी क्यों है? लेकिन हम एक रास्ता ओपन रख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमें अपने तमाम रास्ते जो है वो ओपन रखने पड़ेंगे, एक्सेप्ट विद दोज पीपल जिनको हमसे हमारा मैंडेट लूट कर उनकी कशकोल में भीख के तौर के ऊपर डाला गया, और जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर बराजमान है। हम चाहेंगे कि ताकत का मंबा जो है उसके साथ इस्टेब्लिश करें कॉन्टैक्ट एंगेजमेंट, और कोशिश करें कि उनको बावर करवाएं उन तमाम चीजों के बारे में जो कि मैंने ऑलरेडी आपके पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया है। अच्छा, तो ये एक हकीकत है, ये इसको कहते हैं ब्रास टैक्स। You cannot disconnect yourself from the brass tacks, disengage yourself. You have to face the reality on the ground. Reality on ground is कि ताकत इस वक्त के पास है, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर्स जो इस वक्त के, जो कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है और कुछ देने को नहीं है। अच्छा रऊफ़ साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो वाइट पेपर शाया किया पीटीआई ने, 3 महीने से आप लोग यही बातें कर रहे थे, तो अब ये किताब की सूरत में शाया करने से क्या आप समझते हैं कोई बेहतरी आएगी, या सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए शाया किया गया है?
भाई हमने, अगर आपने उसको देखा हो मेरे भाई, तो उसमें देखिए हमने फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेटा प्रोवाइड किया है कि किस तरीके से कहां कहां हमारा मैंडेट लूटा गया, चोरी किया गया। ये एक डॉक्यूमेंट है जो फैक्ट एंड डेटा बेस्ड है। इनकी बेसिस के ऊपर हम पिटिशंस ऑलरेडी मूव कर चुके हुए हैं। पिटिशंस जो हैं उसकी सुनवाई इस फैक्ट बुक ने नहीं करनी, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर एक चोर इलेक्शन कमिश्नर बराजमान है उसने करनी है। लेकिन हम पॉलिटिकल एक पार्टी होने के नाते हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस है पार्लियामेंट का, जिसमें हम अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हमारे पास ऑप्शंस है, कानूनी ऑप्शन जो है, और हमने पिटिशंस मूव किए हैं विद द इलेक्शन कमीशन, ट्राइब्यूनल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारी पुरअमन सियासी जद्दोजहद का, जिसका दायरा कार हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और अगले इसी महीने के अभी 3-4 दिनों से वो हमारे जलसे जुलूस जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा रऊफ हसन साहब, आपने बात की कि सियासी जमातों से एंगेजमेंट भी आप कर रहे हैं, बहुत सारी सियासी जमातें अब आपके साथ अलायंस में भी हैं, लेकिन JUIF को आप लोग शायद साथ मिला नहीं पाए या वो मिले नहीं आपके साथ। वजह क्या बनी कि उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो पाया, और क्या उनसे मजीद अभी मुज़ाकरात हो सकते हैं कि मौलाना भी आपके साथ शामिल हो जाएं? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है उसके साथ हमारा जो ताल्लुकात हैं वो पास्ट में उनके हमारे बीच एक डिस्ट्रस्ट की खलीज रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस खलीज को दूर नहीं तो कम से कम किया जा सके, ताकि जो हमारे दोनों का जमहूरियत के फ़रोग के लिए, आइन के फ़रोग के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से जदोजहद हम कर सकें। हमें पूरी उम्मीद है, हमारी पार्टी के लोग उनसे कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज उनके इस तहरीक में शामिल होने के चांसेस पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। सो हम एक मिनिमल कॉमन एजेंडा उसको डिवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि अनकरीब वो हो जाएगा और JUI जो है वो भी हमारे इत्तेहाद में शामिल हो जाएगी। अच्छा रऊफ हसन साहब, ये जो एस्टैब्लिशमेंट को आप कहना चाह रहे हैं कि आप एंगेज करना चाह रहे हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ क्यों एंगेज होगी? क्या कंपल्शंस हैं कि वो इस वक्त आपके साथ, क्योंकि इस वक्त तो आपकी लीडरशिप भी बिहाइंड द बार्स है, और पंजाब की हद तक तो वो आपको कोई मूवमेंट भी करने नहीं दे रहे, और गिरफ्तारियां और वो सारा मामला दोबारा जब भी होता है वो होता है। तो ऑन आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी कि अगर वो फॉर एग्जांपल एंगेज नहीं होते तो फिर आपका क्या आगे लाएमल होगा? एंगेजमेंट के बारे में मैंने बहुत देर से ये कह रहा हूँ कि जी इस वक्त की जो सिचुएशन है, मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है अडियाला में। कैदी तो बिल्कुल नहीं थका, लेकिन उसको कैद करने वाले ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं और फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारी क्या स्ट्रेंथ है? आप ये कहते हैं, हमारी स्ट्रेंथ है मेरे भाई इस मुल्क के अवाम। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमें वोट दिया है, और अगर 8 फरवरी के दिन बाकी लोग भी जो पोलिंग स्टेशंस पे ऊपर आए थे उनको वोट देने दिया जाता, और अगर ये जो काउंटिंग हुई है ये ठीक होती, तो शायद ये फिगर 3 से बढ़ के 5-5.5 करोड़ तक पहुंच जाए। ये हमारी ताकत है, और इससे बड़ी ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हो नहीं सकती मेरे भाई। अगर आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं, अगर आप सड़कों पे कैसे लाएंगे? क्योंकि वो अभी तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बात कर लेने दे भाई। अगर आप आइन में यकीन रखते हैं, जमहूरियत में यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी की सबसे इंपॉर्टेंट असास अवाम का ट्रस्ट, अवाम का कॉन्फिडेंस और अवाम का प्यार और मोहब्बत होता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के पास है, किसी और के पास नहीं है। क्योंकि मुल्क के फ्यूचर की कुंजी उसके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, जाली हुक्मरानों के हाथ में नहीं है। अच्छा, ये वजह है सर। रऊफ हसन साहब, अगर वो ना करें तो फिर क्यों नहीं करेंगे? मैं क्यों डिस्पॉन्डेंट हूं? मैं इस मुल्क में यकीन रखता हूं, मैं अपनी कॉज की राइटियसनेस में यकीन रखता हूं, और मुझे यकीन है कि एस्टैब्लिशमेंट भी इस मुल्क की बेहतरी के में यकीन रखती है कि मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है, कैसे जमहूरियत जो है उसको सुप्रीम बनाना है, कैसे अवाम का मैंडेट रिस्टोर करना है। भाई ये कोई मजाक नहीं हो रहा। अच्छा रऊफ हसन साहब, ये फरमाइएगा, बच्चों का खेल नहीं खेल रहे यहाँ। रऊफ हसन साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नाला नजर आते हैं, दूसरी तरफ ये इंदिया भी दिया जा रहा है कि शायद आपकी पार्टी जो है उसको सियासी जमात के तौर पे बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाए।
तो आप अपनी पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं पीटीआई का? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ जो पिछले 2 साल से बल्कि उससे ज्यादा अरसे जो कर रही है वो आपको भी नजर आ रहा होगा, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि ये किसी के दिए हुए एजेंडा के ऊपर ये काम कर रहे हैं और पार्टी पीटीआई को इन्होंने पास्ट में भी खत्म करने की कोशिश की है और वो कोशिश जारी और सारी है। ये जो भी कर लें, पीटीआई कहीं नहीं जाएगी। हम बार बार उभरेंगे, किसी भी नाम से उभरेंगे, हम उभरते रहेंगे जब तक इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की हुकूमत नहीं स्टैब्लिश होती। हम कहीं नहीं जा रहे। इलेक्शन कमीशन जो चाहे कर ले, हमारा यकीन अवाम की सपोर्ट और उसकी ताकत में है। ये हमारी ताकत है और हम उसकी बल के ऊपर हम बार बार उभरेंगे। हमें ये डुबोने की कोशिश करेंगे, हम नहीं डूबेंगे, हम उभरते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि किसी नए नाम से भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं आप लोग अगर पीटीआई को ऐसे जमात खत्म कर देती है इलेक्शन कमीशन? हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं बीबी, हमारे पास 10 जमातें और हैं जी, जो किसी वक्त भी हमारे साथ हमें अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमें किसी जमात की कमी नहीं है, हम जो चाहें करें इस वक्त कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। अपर हाउस इनकम्प्लीट है, जो अपर हाउस की इनकम्प्लीशन है जो इलेक्शन कमीशन ने रखी हुई है केपी के इलेक्शन ना करवा के, और प्लस जो है ये जो ट्रिब्यूनल्स का नोटिफाई जो पंजाब में खासकर डिले किया जा रहा है, इस पे आपका जो आगे लीगल स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सदर साहब का इलेक्शन हुआ, इनकम्प्लीट हाउस के साथ हुआ। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, इनकम्प्लीट हाउस के साथ हुआ। चीफ मिनिस्टर्स का इलेक्शन हुआ, इनकम्प्लीट हाउस के साथ हुआ। पिछले 2 साल से आइन मुल्क चलाया गया, आइन के बगैर, आइन की वायलेशन में, कानून की वायलेशन में। ये सब कुछ इस मुल्क का खासा बन चुका हुआ है, इसी को हम खत्म करना चाहते हैं। आगे का लड़ाई अमल क्या होगा? हम अपने तमाम ऑप्शंस जो हैं वो एक्सरसाइज करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि एज आई सेड अर्लियर, जब तक इस मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं आ जाती, जब तक अवाम का मैंडेट स्टोर नहीं हो जाता। जो भी पीसफुल ऑप्शंस हम आइन हमें देता है, तफवीज करता है, वो ऑप्शंस हमारे ऑप्शंस हैं, हम उनको एक्सरसाइज करते रहेंगे। और ये भी मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया कि इसमें जो पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन है उसका दायरा कार जो है वो हम वसी करना शुरू कर दिया है और अनकरीब आप देखेंगे कि सारे मुल्क में फैल जाएगा। लेकिन पंजाब में उस तरह से एहतजाज मौसर नज़र नहीं आया। इवन के जो ज़िमनी इंतखाबात थे रऊफ साहब, उसके लिए भी कैंपेन करने के लिए हमने देखा केपी से लीडरशिप यहाँ पहुंची और उन्होंने आकर यहाँ पर जलसे वगैरह किए। तो आप समझते हैं कि पंजाब में कहीं क़यादत का फुकदान नज़र आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि जो सख्ती है उसकी वजह से आप लोग नहीं निकाल पा रहे लोगों को? क़यादत का फुकदान नहीं है जी, बल्कि वहाँ इंसान नहीं बुचर हुक्मरान हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग जहां बैठे हुए हैं आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा। सवाल आपकी मजबूरी है, वो आपने करने होते हैं, जवाब आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन सर केपी के लोगों ने भी तो आके किए ना यहाँ पे जलसे वगैरह, शेर भी आए। वहाँ कसाई नहीं बैठे हुए, यहाँ पंजाब में आके उन्होंने किए जलसे, कसाई बैठे हुए हैं। फर्क होता है, अपने अपने कल्चर का फर्क होता है। यहाँ जो लोग कर रहे हैं, पंजाब में जो जुल्म, जबर और बर्बरियत और फस्तायत का मुजाहरा किया गया बीबी, उसका अशर शीर भी केपी में नहीं आपको नजर देखने में आया। राइट। अच्छा, ये तो ये क्या वजह है कि पंजाब में जो सियासत पे पाबंदी है, ऐसी जो पाबंदी है ना निगरान दौर में केपी में नजर आई, और आज भी जो समीना के कहने का मकसद ये है कि जो आपके केपी के लीडर्स हैं वो पंजाब में आके जलसे किए हैं उन्होंने, तो पंजाब के जो ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई का जो फैक्शन है उस पर पाबंदियां सख्त क्यों हैं? और दूसरी बात, इससे आप जुड़ी ये बात कर लीजिए कि ये नज़र आता है कि पीटीआई में भी जो पंजाब का जो फैक्शन है ख़ासकर प्रोविंस में, उसमें 2-3 मौक़ों के ऊपर आपके जो मुखालफिन हैं उनके वोट ज़्यादा निकले हैं। तो इस पर आपका जो पंजाब चैप्टर है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सख्ती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा उनको जो है वो किया गया है, कॉर्नर भी किया गया है एज़ कम्पेयर टू केपी। तो इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? देखिए, अगर आप पंजाब को केपी से कंपेयर करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल ये कंपैरिजन बनता नहीं है। और ये जो वोट्स कम होने की आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, जिस तरीके से धांधला किया गया है बाई इलेक्शंस में और उससे पहले 8 फरवरी को भी, वो भी आपको जो उसके बारे में भी आपको आई एम श्योर आपके असेंबली के इलेक्शन में, स्पीकर और सेनेट के इलेक्शनों में
नहीं, वो कम नहीं थे जी, बिल्कुल नहीं थे वोट थे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल वहां मैं अर्ज करना चाहूँ कि स्पीकर पंजाब असेंबली के 3 वोट ज्यादा निकले और सेनेट में जो माइनॉरिटी की सीट पे आपके 7 वोट जो हैं वो आप दिए गए। ये जरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा। मैं चेक कर लूंगा जी, रिकॉर्ड चेक कर लूंगा, लेकिन वो मतलब कोई और भी वजूहत हो सकती है। इसका मतलब मैं ये नहीं अखज़ करूंगा कि उन्होंने हमें वोट दिए नहीं या उनकी कोई इंटेंशन थी वोट न देने की। ये अगर पार्टी हमारी टूटनी होती तो साईं बड़ा कुछ हो चुका हुआ है, हमारे साथ बहुत बहुत जुल्म हो चुका हुआ है। पार्टी हमारी ना सिर्फ कायम रही है बल्कि और ज़्यादा पावरफुल हुई है। यहाँ एक बड़ा पावरफुल किस्म का हमारा आइडियोलॉजिकल जो है वो लीडरशिप वो इमर्ज की है, और उसको आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला असेंबलियों में भी और असेंबलियों के बाहर भी हमारी पार्टी इंटैक्ट है। और सब लोग और जो सर पंजाब में पाबंदी लगी हुई है आपकी PTI के ऊपर एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, इसकी क्या वजह आपकी नजर में है? क्योंकि पंजाब को फोकस मैंने कहा कि पहले आपसे कहा ना कि यहाँ किसाई हुक्मरान है और उनको इतना डर है, अगर हमारी ये जो जद्दोजहद है, सियासी जद्दोजहद ये फैल जाती है तो फिर ये इनको भागने को जगह नहीं मिलेगी साईं, और हमने इनको भागने भी नहीं देना इस दफा। अच्छा राउफ साहब, चलिए इमरान साहब, राउफ साहब माजी में इन कसाई हुक्मरानों के भी आप तर्जुमान रहे हैं। आप यहाँ पे पंजाब में भी आपने वजीर आजम जो इस वक्त हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ भी काम किया है, तो आप क्या करेक्शन लेट मी टेल यू, मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन उनके साथ नहीं थी जी। मैं जब 17 महीने रहा हूँ, आई वाज अ प्रोफेशनल doing a job in a professional capacity. I have never been politically affiliated with them. कोई political affiliation, सिर्फ एक पार्टी का मेंबर रहा हूँ, PTI का, हमेशा से। राव साहब आप DGP डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस, और उनके साथ आपने डायरेक्ट काम किया। वो मेरे कुछ दिन के लिए था, वो मेरी जो डेजिग्नेशन थी उसके नाते में आया था, कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट की बेसिस के ऊपर नहीं आया था। और ये जो पोजीशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये पॉलिटिकली अपॉइंट नहीं होती हैं सर, गुजारिश स्पेशल जॉब है, ये ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन होती हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन होती हैं। सर सवाल तो सुन लेना, आपने इनके साथ काम तो किया ना, इन कसाई हुक्मरानों के साथ काम तो किया आपने, तो आप क्या फर्क क्या देखते हैं? आपने तो जाना है साईं, वही वो 17 महीने काम करके ही तो जाना है इनको कि ये क्या किस किस्म के कसाई हैं। वहीं तो मेरी इंफॉर्मेशन हुई इनके बारे में, ठीक, मुझे पता चला कि ये कितने करप्ट हैं, ठीक है, ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद सुन लीजिए जी, रिजाइन करके निकला था, मौजूद है, डेटा जाके चेक कर लीजिएगा। ओके रऊफ हसन साहब, अब जरा KP वजीर आला की भी बात हो जाए। वो भी तो आजकल बड़े धमकियां से दे रहे हैं कि जी वो आ जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा से अवाम को लेकर चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद में, तो वो आप समझते हैं कि ये भी कोई मुनासिब बयानात है? एक मुंतखब वजीर आला अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे विफाक पर चढ़ाई के हवाले से, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, अगर से शुरू हुई थी उनकी स्टेटमेंट, ये हमारे यौमे जो तासीस था उसके ऊपर ये उन्होंने स्पीच की थी, मैं मौजूद था वहाँ। अगर से की थी कि अगर हमें हमारे हकूक नहीं मिलते, वो अगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हकूक जो है वो नहीं मिल रहे। हालांकि एक इकाई होने, वफाक की एक इकाई होने के नाते अली अमीन गंडापुर साहब ने पूरी कोशिश की है कि वो वफाक के साथ फंक्शनल ताल्लुकात रखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहे, नहीं वो कायम हो रहे। इसलिए क्योंकि वफाक जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर हमें हमारे हकूक ना मिले तो हम वो ले लेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल जार्गन होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी। ऐसी चीजों को लिटरली नहीं लेते हैं हम। हकूक अपनों के लिए जद्दोजहद जो वो जारी रखेंगे, और जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अच्छा लास्टली फरमा दीजिएगा रऊफ हसन साहब, फाइनली आप लोगों की मखसूस नशिस्तों की जो पिटिशन है वो लग गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो कितने आप लोग होपफुल हैं कि नशिस्तें मिल सकती हैं? बेंच भी आपने देखा है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मियां मोहम्मद मजहर साहब और मंसूर अली शाह साहब सुन रहे हैं आप ये बात जी। तो सर आप कितने होपफुल हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि ये बेंच जो है ये जस्टिस करेगा, इसीलिए हम मौजूद हैं, इसीलिए हम पिटिशंस मूव करते हैं। फ्रस्ट्रेशंस के से बालातर होके, डिसअपॉइंटमेंट से बालातर होके हमने इसी सिस्टम के अंदर रह के ऑपरेट करना है। सो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये जज साहिबान जो 3 हैं मोहतरम हैं, और ये इंसाफ के तकाज़ों और आइन के तकाज़ों के मुताबिक फैसला करेंगे, और हमें हमारा हक जो है वो देंगे। इन पर एतमाद है आपको? यानी जी, मैंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये जज साहिबान आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ करेंगे सर।
बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, थैंक यू, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना रऊफ हसन साहब जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ उमूर पर सवालों के जवाब दे रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज पाकिस्तान में कुछ और भी अहम महाज हैं जिन पर बात होनी बड़ी ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और बात को आगे बढ़ाते हैं जी। गवर्नर्स की तैनातियाँ हो गई हैं, होने जा रही हैं, नामजदगियाँ भी हो गई हैं, तो क्या इसके पीछे राज है? अब क्यों तब्दीलियाँ हो रही हैं गवर्नर की, और इससे क्या सेटअप में कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? सब अच्छा है? दोनों इत्तेहादी जमातों में जो मेन इत्तेहादी जमातें हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो इमरान साहब क्या आपकी इन्फॉर्मेशन है? मुख्तलिफ गवर्नर्स जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं, तो ये सब खुश असलूबी से हो रहा है या कहीं कोई मसले मसाइल है? नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं है, खुश असलूबी से हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है, जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की डील हुई थी, आपस में मुज़ाकरात हुए थे, तो ये तय हुआ था कि पंजाब में और केपी में पीपल्स पार्टी के गवर्नर होंगे। तो उसी फार्मूले के तहत अब उन्हें ये गवर्नरशिप दी जा रही है। पीपल्स पार्टी तो कराची में भी चाहती थी, लेकिन वहाँ पे MQM जो है वो आपको पता है कि उनका बड़ा ये था कि MQM से हो, और बलूचिस्तान में नून लीग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह से हो रही हैं, तयशुदा फार्मूले के तहत हो रही हैं। लेकिन पंजाब में सरदार सलीम हैदर का जो नाम आया, तो आपको याद होगा ये तो एक सरप्राइज था, नहीं? बिल्कुल सरप्राइज है। हम तो कमर ज़मान कायरा या नदीम अफजल चंद का नाम सुन रहे थे, या सबसे हॉट फेवरेट समझा जा रहा था मखदूम अहमद महमूद साहब। हाँ जी, नाम बिल्कुल था। फिर आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमारी कायरा साहब जब हमारे पास गेस्ट थे, तो हमने उनसे बात भी की थी, तो उन्होंने ये तस्लीम किया था कि उनका नाम भी है, लेकिन हतमी फैसला जो है वो कहते हैं कि उस वक्त होगा जब चेयरमैन करेंगे। तो मामला ये कि आज जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो उसमें उन्होंने इनका ये नाम दिया, और सरदार सलीम साहब का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी है, और ये कहा है कि आप जो है, आज ये भी खबर आई कि वज़ीर आज़म ने दोबारा हुकूमत में शामिल होने का भी कहा है। हाँ, मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा था कि आज इस मुलाकात में एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से ये कहा है कि आप हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो जाएं। तो आज की इस मुलाकात में जो करीबी ज़राए हैं वज़ीर आज़म के, उनका ये कहना है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि फौरी तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनकार नहीं किया। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि जी वो अपने वालिद साहब से और पार्टी के रहनुमाओं से बात करके तो फिर इसका जवाब देंगे। जिस पर वैसे इसमें ये भी एक खबर चल रही थी कि आफ्टर बजट पीपल्स पार्टी शायद हिस्सा बन सकती है, और अभी रिसेंटली जो निजकारी के मामलात हैं उसके ऊपर भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी और PMLN में, जहाँ PMLN चाह रही है कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए मुख्तलिफ जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। तो ये मसाइल, इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी जानबूझ के वेट कर रही है कि जब ये मसले हो जाएं एक दफ़ा फैसले, और उसके बाद वो ज्वाइन करें। बिल्कुल ऐसे ही समीना, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका यही ख्याल है कि एक दफ़ा ये निजकारी वाले मामला तय हो जाएं और दूसरे मामला हो जाए, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें शामिल हो, और ताकि अगर IMF के साथ भी ज़्यादा सख्त शराइत हों तो पीपल्स पार्टी उनका भी वज़न अपने आप पे ना ले। तो ये पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी फ़िलहाल तो यही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो ये चाहती है कि ये जल्दी शामिल हो जाए इनके साथ, ताकि इन पे कुछ जिम्मेदारी भी आए। ठीक है चौधरी साहब, ये जो गवर्नर्स की तैनातियाँ हुई हैं, ये रूटीन मैटर है या इसके पीछे कोई आपको लगता है कि मैसेजिंग भी है? वरना जो लगे हुए थे गवर्नर वो भी कंटिन्यू रह सकते थे, इन्हीं लोगों के ही लगाए हुए ये भी हैं गवर्नर्स। तो आपको क्या नज़र आ रहा है ये मामलात में पीपल्स पार्टी और PMLN में क्या कोई इख्तलाफात मौजूद हैं स्टिल? नहीं, इख्तलाफात तो नहीं है, ये तो पहले से तय है। जो आईनी ओहदे हैं प्रोविंसेस में वो भी पीपल्स पार्टी जो लेगी, और सिंध के जो गवर्नर हैं वो अभी शायद इस बार तो वो रह गए हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी। जो सलीम हैदर साहब हैं वो बुनियादी तौर पे, क्योंकि पिंडी डिवीजन से अटक से ताल्लुक़ है उनका, तो ये ख्याल है, अपना परवेज़ अशरफ साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, तो उनका तो यही ख्याल था कि शायद यहाँ पे एक गवर्नर लगे और पीपल्स पार्टी को जो है वो एक पंजाब के अंदर जो है वो एक मुकाम मिले जहाँ पे उनकी
गवर्नर हाउस में एक्टिविटी शुरू हो और वो एक कोई बूस्ट बने। कोई बिलावल साहब भी वहाँ पे टाइम गुजरे, मखदूम अहमद महमूद साहब क्योंकि 2 दफ़ा गवर्नर लग चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको तीसरी दफ़ा लगना चाहेंगे, वो वैसे मिजाज के आदमी भी नहीं है। तो ये मामला जो सलीम हैदर साहब की अपॉइंटमेंट है वो सियासी आदमी है, ये है कि सलीम हैदर साहब की अपॉइंटमेंट जो है पीपल्स पार्टी को वो कितना बूस्ट देती है। पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत में शामिल होगी, आपको क्या नजर आ रहा है? आज फिर शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो दावत दी है कि आप शामिल हो जाएं, बाकायदा वजारतें भी लें। बिलावल साहब उनको टाल के तो हैं कि अबू से बात करूंगा, लेकिन वो बात अभी पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ उस हद तक जो आइनी ओहदे हैं जो उनके बकौल बेज़रर होते हैं वो हासिल करना चाहते हैं और उन पर अपनी अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। वो गवर्नेंस की किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को अब इस वक्त जो तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये सेटअप किया है या ये जो मामला है ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी, तो लिहाजा इसके साथ लगना जो है पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर ज़्यादा नुकसान होगा। तो लिहाजा ये नून लीग ही इसको संभाले और करे। अगर लगना होता तो फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट फिल ना की जाती। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो इसहाक डार साहब को लगाया गया है उससे, लेकिन ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि दोबारा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को बनाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब जो है इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस वक्त। बजट के बाद की क्या सूरत हाल होती है, IMF के प्रोग्राम मिलते हैं तो उनका इफेक्ट का जो है इकोनॉमिक इफेक्ट क्या आता है, क्योंकि इस वक्त जो है आटे का बहरान है या गंदम की जो इंपोर्ट है उसका स्कैंडल है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स की जद में है वफाकी हुकूमत। तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जैसी सियासी समझबूझ रखने वाली जो लीडरशिप है वो इस मामले में जंप करेगी। आपने देखा है कि वो तमाम तर जो तनाज़ात हैं उसमें वो बिल्कुल खामोश रह के साइड पे बैठ के देख रहे हैं। वो किसी भी तनाज़े में, चाहे वो अदालती बहरान हो, सियासी बहरान हो, मुआशी बहरान हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बहरान हो, किसी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये एक अंदिया है कि मुझे पीपल्स पार्टी जल्दी शामिल नहीं होगी वफाकी हुकूमत में। ओके, लेकिन आज एक अच्छी खबर भी है जी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का जो पहला खलाई मिशन है वो चांद पर गया है। और हम कुछ अर्सा पहले ये खबर जब भारत के तनाजुर में सुन रहे थे तो सब इस बात पे कह रहे थे कि जी हमसाया ममालिक इस मामले में कितने आगे निकलते जा रहे हैं और पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया। तो मीना साहब, कितनी अचीवमेंट है ये पाकिस्तान के लिए और इससे क्या फ़ायदा होगा खला में रॉकेट भेजने से? देखिए मीना, पहली बात तो ये है कि ये इस तरह से अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि आज पाकिस्तान ने पहली छलांग लगाई है खला में। तो इससे यकीनन ना सिर्फ ये कि हमें फ़ायदा होगा, दूसरा ये कि देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, अगली दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। तो आपने अगर दुनिया का मुकाबला करना है, आपने अगर इन चीज़ों में जाना है तो आपको फिर उसमें तरक्की करना होगी, जिद्दत जो है उसके साथ चलना होगा। और ये जैसे आपने अपने सवाल में कहा कि पहले हमसाया ममालिक का जब हुआ तो हमें यहाँ था कि जी पाकिस्तान क्यों पीछे है, तो आज चले हम माशाल्लाह उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं कि पाकिस्तान ने भी अपना पहला जो है वो सियारा भिजवा दिया है। तो इंशाल्लाह अभी छोटा भिजवाया है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इस काबिल होंगे कि हम दूसरे ममालिक के भी जो है खुद लेके जाएं और हमारे साइंसदान जो हैं उनको बड़ा बूस्ट मिलेगा, ख़ासतौर पे नौजवानों में इसका शौक बढ़ेगा। तो ये बड़ी फिर इसमें क्रेडिट किसका? आज इस पे असल में जंग छिड़ी हुई थी और जब PMLN के लोग इस पे क्रेडिट ले रहे थे तो सब कह रहे थे कि भाई ये कोई 1-2 महीने में रेडी होने वाली चीज़ तो नहीं है कि आप आए हुकूमत में और आपने ये कारनामा कर लिया। तो जाहिर है इसके पीछे साल की मेहनत होती है और चाइना के ताउन से बेसिकली पाकिस्तान इस काबिल हुआ है, तो उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है उसमें। ये क्रेडिट की जंग फिर इसमें छिड़ रही है। देखिए जब डिस्क्रेडिट होता है तो आप उनके 17-18 महीने फौरन ले आती हैं। तो अब ये भी मैंने तो एक बात की जो डिस्कशन हो रही है, मैंने तो कोई मैं वही कह रहा हूँ, देखिए हुकूमत वक्त जो है उसका क्रेडिट तो होता है। अगर उन्होंने को रखना डालना हो तो 100 चीज़ें होती हैं जी, फंड्स नहीं है जी, फलां नहीं है जी, लेकिन मैं समझता हूँ ये क्रेडिट उन साइंसदानों का है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, फिर उस ब्यूरोक्रेसी का जो हस्बे मामूल रुकावट नहीं बनी, जिन्होंने रेड टेपिज्म का मुजाहरा नहीं किया,
और फिर उसके बाद जिस हुकूमत ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया, चाहे वो निगरान हुकूमत थी, वो पीटीआई की हुकूमत थी, वो पीडीएम की हुकूमत थी और नून लीग की, तमाम को ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि चले एक पॉजिटिव काम हुआ है। ठीक है, चले मैं चौधरी साहब से पूछती हूँ, वो भी मौजूदा हुकूमत को क्रेडिट देंगे इसका। चौधरी साहब, अब आप भी दिल बड़ा करें और क्रेडिट दे दें कि ये जो कारनामा हुआ है ये इनकी हुकूमत में हुआ है। चलें, कोई चंगा काम ये भी कर लें, बड़ी खुशी की बात है। और इसमें पाक चाइना जो तावन है, जो फ्रेंडशिप है, उसको क्रेडिट देना चाहिए। चाइनीज़ ने पाकिस्तान को आज अपनी हेल्प से, अपनी कोऑपरेशन से जो है वहाँ से लॉन्च किया। पाकिस्तान के साइंसदानों का भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनको भी दाद देनी बनती है। और क्या ही अच्छा होता कि ये मिशन पाकिस्तान से लॉन्च किया जाता, पाकिस्तान के अपने जो है वो खलाई मिशन जाता। उम्मीद करते हैं कि नियर फ्यूचर में पाकिस्तान अपना जो है खलाई प्रोग्राम जो है वो शुरू करेगा और स्पार्को के जो साइंसदान हैं वो अपना इसमें जो मेहनत कर रहे हैं, जो उनके लोग हैं वो और दूसरी इदारों के लोग वो मिल के एक अपना जो है प्योर पाकिस्तानी प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे। बहरहाल एक बड़ी खुशाइन बात है और पाकिस्तान को दूसरे ममालिक की ठीक एक पहला कदम तो बढ़ाया गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं आज़ादी इजहार राय के दिन के हवाले से आज पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आज़ादी इजहार राय का। और ऐसे मौके पे पाकिस्तान में एक्स की बंदिश को आज तकरीबन 3 महीने हो चले हैं। और इसके साथ साथ आज ही के दिन ये खबरें भी हैं कि सीनियर सहाफ़ी को धमकियां भी मिली हैं। ये भी खबरें हैं एक सहाफ़ी आज भी शहीद हुआ है पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर सहाफ़ी एहतजाज भी कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर आज़ादी इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं है। तो ये पाकिस्तान में आज के दिन के हालात हैं। लेकिन इस दौरान एक ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ है ईवान सदर से, जिसके तहत एक नई अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि ख़ास तौर पर जो साइबर क्राइम्स हैं उनके हवाले से मामलात को देखेगी। और इसके एक डीजी होंगे सरबराह, जो कि वजारत यानी जो वफाकी हुकूमत है वो तय करेगी। तो ये इस अथॉरिटी के क़याम की आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई? क्या हम बजाय इसके कि मज़ीद आज़ाद करें सहाफ़त को, बात को, आवाज़ को, क्या हम उसको मज़ीद टाइटन कर रहे हैं? इमरान साहब, आज आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय या सहाफ़त के हवाले से हम इत्मीनान बख्श सूरत हाल में? समीना, देखें, जो सच है ना, सच बड़ा कड़वा होता है। और सच ये है कि आज की बात नहीं है, 75 सालों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं पाकिस्तान में जिसमें आप ये कह सकें 75 साल में कि एक दिन ऐसा गुजरा हो कि पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़त 100% आज़ाद है। लिहाजा ये तो हमारा एक ख्वाब है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद हो। वैसे तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कहीं भी नहीं है, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह करे कि कोई दिन ऐसा आ जाए। लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने दी हैं, जितनी जानों के नजराने पेश किए हैं, जिन मुश्किलात में उन्होंने सहाफ़त की है, उसकी मिसाल आपको शायद दुनिया में कम ही मिलेगी। और ख़ास तौर पे आप ये भी एक बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान जब जहाद अफ़गानिस्तान के बाद और अफ़गानिस्तान में जब जो सारे मामलात हुए हैं, उसके बाद आप देखें कि केपी में तो सहाफ़ियों पे बहुत मुसीबतें आईं। फिर बलूचिस्तान में अगर आप देखें, वहाँ इंटीरियर सिंध में देख लें, और अब तो पंजाब में भी अगर आप देख लें, तो आप कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिस पे आप ये कह सकें कि जी सहाफ़ी जो है ना पूरी 100% आज़ाद है। पूरी दुनिया में सहाफ़ियों की आज़ादी की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन आइडियल सिचुएशन कहीं पे भी नहीं। चौधरी साहब, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन एक और चीज़ भी है कि बहरहाल जो हमने कल आर्मी चीफ से भी सुना, उन्होंने आर्टिकल 19 का भी हवाला दिया। मादर पितर आज़ादी तो फिर भी नहीं दी जा सकती, जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने की बात हो रही है, जहाँ पर बहुत प्रोपेगेंडा भी होता है, फेक न्यूज़ भी आती हैं और पगड़ियाँ भी उछाली जाती हैं। बड़ा लोगों के साथ वहाँ पर भी
अजीबोगरीब मामलात किए जाते हैं, तो उसके लिए अगर एक अथॉरिटी का क़याम भी किया जा रहा है, आप समझते हैं कि पीका कानून के तहत और इस तरह से एक अलग अथॉरिटी बनाने से इन मामलात को रेगुलेट किया जा सकेगा और ये सही है अगर ऐसा किया जाता है, या फिर ये फिर एक टाइट करने की ही एक और शक्ल है? डेफिनेटली समीना, देखिए ये टाइट करने की एक शक्ल है, इसके अलावा तो इसका और मतमा नज़र है नहीं। क़वानीन तो वही हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, अगर उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो अथॉरिटी बनने से कौन सी क़यामत आ जाएगी या माशवाई है। देखिए असल में जो मामला जो समझने की ज़रूरत है इदारों को भी और हुकूमत को भी, मसला ये है कि सोशल मीडिया नैरेटिव जो हैं वो आप फेक न्यूज़ बिल्कुल जनरेट हो रही है। एक आपने कमज़ोर नैरेटिव अपने रखे हैं, आपने उन नैरेटिव्स पे काम नहीं किया, आपने ये डंडे के ज़ोर पे जो है आवाज़ें बंद करने की एक सही करने की कोशिश की कर रहे हैं आप लोग। इस तरह से ये नहीं होगा। एक पूरी इकॉनमी जनरेट कर दी गई है, बाहर से लोग बोलते हैं, बहुत ये इसमें कोई शक की बात नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो झूठी खबरें देते हैं, उनके थंबनेल्स ऐसे होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं और वो टोटल जो है वो फ्रिवलस बातें होती हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने का तरीक़ाकार जो है डंडा नहीं है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप अपना नैरेटिव बिल्डिंग करें जो कि स्ट्रॉन्ग हो। नैरेटिव को नैरेटिव के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है आजकल की दुनिया में। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड ना कर सकें तो आप उस अगले जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं उसको जो कि डंडे के ज़ोर पर कंट्रोल करें, ये कभी भी नहीं होगा। और देखिए नैरेटिव नहीं है तो इसराइल जैसी पावरफुल स्टेट वो भी फेल हो गई है, वेस्ट पूरा फेल हो गया क्योंकि उनके पास पैलेस्टाइन इशू के ऊपर काउंटर नैरेटिव नहीं है। इसी तरह से आपके काउंटर नैरेटिव जो होते हैं वो परवेल करते हैं, वो लोगों की जो है वो अट्रैक्शन होती है। सोशल मीडिया पे वही लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनके नैरेटिव स्ट्रांग होते हैं, वही इदारे का स्ट्रांग वो कामयाबी से। लेकिन जो साहब फिर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होती हैं पूरी दुनिया में। आप देखें कि है वेस्ट में भी रूल्स रेगुलेशन सब ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं यही कहने लगा था, मैं यही एग्जैक्टली ये बात स्ट्रॉन्ग किया जाए मीना, मैं एग्जैक्टली यही बात करने लगा था कि डेफर्मेशन के जो कवानीन है, देखें आप यहाँ पे देखें कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे खुलेआम पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, बाहर उन्हीं चैनल्स पे वही प्रोग्राम वही चीज़ें जब जाती हैं तो वो इससे नहीं होते उसमें। क्यों? पता है कि वहाँ वो बात चलेगी तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी तरह से वहाँ पे यूट्यूब या जितने भी सोशल तो खान साहब बात यह है कि आपने एक अथॉरिटी कायम की हुई है अदालत, वो इस पर अमल दरामद कराने में फेल हुई है। आप दूसरी अथॉरिटी जो इंतज़ामी बंदों पे होगी वो मासवाए अपने मुखालिफ साफ़ियों को टारगेट करने के या मुखालिफ आवाज़ों को टारगेट करने के तो कुछ भी नहीं करेगी। मसला ये है कि अदालती फेलियर्स जो हैं या अदालत के जो लोअर कोर्ट्स की डेफेमेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, लॉ क्या इम्प्लीमेंट ना होना, वो क्या है? उसकी पहली वजह यह है कि हमारी जो प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी जजेस जो हैं वो यहाँ पे किसी आदमी की रिस्पेक्ट तो है कोई नहीं। जो मुखालिफ होता है उसको उठा के आप डाल दें जेल में, उसको अरेस्ट कर लें, उसकी फैमिली को हरासा कर लें, जो मर्जी कर लें। क्या साफ़ियों का भी हामिद मीर साहब ने एप्लीकेशन दी है कि उनको फिर जो है थ्रेट है, उन्होंने गोलियां नहीं खाई। इस मुल्क में अपना अरशद शरीफ शहीद नहीं हुए अपना केनिया में, वो यहाँ से भागे जान बचा के भागे, फिर भी नहीं जान बच सके। अब सार आलम को गोली लगी, अब सार आलम को गोली लगी, मसूला जान को उठाया। मतलब कितने बंदे जो हैं वो अब मतलब नाम, बहुत सारे साफ़ी ऐसे हैं आज जो हैं वो बलूचिस्तान में खुशदार में एक साफ़ी जो है उनको ऊपर वो टारगेट किलिंग में जो है वो शहीद हुए हैं। तो इस तरह की बातें ये है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाती है वो तो अपने मुखालिफ आवाज़ों को कर्व करने के लिए जो है वो करेगी ना। डेफेमेशन लॉज जो हैं पूरी दुनिया में चलाए जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली यही दोनों जमातें इमरान साहब जब खुद ऑपोजिशन में थी और पीटीआई भी इसी तरह का जब कानून और रेगुलेशन करने की कोशिश कर रही थी, तो ये दो जो जमातें थी उस वक्त उनके खिलाफ आवाज उठा रही थी। अब रोल बदल गए। बुनियादी तौर पर तो नून लीग ने इंट्रोड्यूस किया था। समीना, उसकी बुनियादी वजह ये है ना कि ये लोग कानून बराए इस्लाह नहीं बनाते। ये अगर सिर्फ मुखालफों को चुप कराने के लिए बनाना है तो फिर इसी तरह ही हम मामला देखते रहेंगे। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा प्रोग्राम के बारे में। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।